अगर हम बात करें कि बॉडी के सबसे ज्यादा किस पार्ट को ये इफेक्ट करता है? सी वैसे तो फंगस जो है बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकती है, सपोज स्किन में, हेयर में, नेल्स में, बट मोस्ट कॉमनली ये हमारी स्किन के फोल्ड्स में ज्यादा होती है। पाउडर्स होते हैं फंगल वाले, वो यूज करते हैं और इतना ज्यादा यूज करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो क्या ये यूज करना सही रहता है? सी टेल्कम पाउडर्स उसमें कोई एंटी फंगल मेडिकेशंस नहीं होती। टेल्कम पाउडर्स में सिर्फ फ्रेग्रेंस होती है। ओके। टेल्कम पाउडर्स यस हमारे एरिया को, स्किन के एरिया को थोड़ी देर के लिए ड्राई कर देते हैं, दैट्स इट। कि आजकल जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अलग अलग वेराइटीज ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स बताते हैं, तो आप उससे कितना सहमत हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि बिना कोई मेडिकल एडवाइस के, बिना कोई सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के एडवाइस के बिना कुछ भी यूज़ ना करें। हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको मीठा जहर भी बोलते हैं, बिकॉज इस चीज़ में ये है कि जितना पेशेंट जितने दिन लगाएगा, सपोज उसने हम महीना लगाई जी, महीने में उसका ज़रूर उसको देखो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो लेके आएगा स्टेरॉइड, ठीक है, बट जैसे ही वो उसको छोड़ेगा, दो दिन, 5 दिन, 10 दिन छोड़ेगा, वो डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना नुकसान करके छोड़ेगा पेशेंट। ओवर द मेडिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या कोई ऐसी क्रीम है जो गोरा कर देती है? ये चीज़ सिर्फ ये है कि जो स्किन कलर है वो हमारा जेनेटिक होता है, बिल्कुल वो ही रहेगा, गोरा नहीं होगा कोई पेशेंट। अगर हम मेलाज़मा की बात करें, परमानेंट जो ट्रीटमेंट है कि एक बार अगर हम मेरे को हुआ है, मैंने ट्रीटमेंट लिया, क्या वो दोबारा हो सकता है या ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल खत्म हो जाएगा? नहीं मैम, हर चीज़ में मेंटेनेंस होती है, हमारी स्किन भी मेंटेनेंस मांगती है, और मेलाज़मा की ऐसी कंडीशंस है कि ये दोबारा रीकर हो सकती है। नमस्कार, मैं कपिला और आपका आज एक बार फिर से एक नई इन्फॉर्मेशन और पॉडकास्ट में स्वागत है। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो आपकी स्किन को लेकर होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं स्किन रिलेटेड जितने भी इश्यूज और कंसर्न्स होते हैं उसके बारे में, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन, मेलाज़मा, और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी बात करने वाले हैं और वो है स्टेरॉइड्स का मिसयूज। तो आज इन सभी चीज़ों पर बात करने के लिए मैं पहुंची हूँ आदमपुर के सिटी स्किन केयर हॉस्पिटल में, और मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर शलभ सिंगला जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं। तो आज इन्हीं से हम बहुत सारे सवालों के जवाब जानने वाले हैं। हो सकता है इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी स्किन बेटर हो पाए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। थैंक यू सो मच सर। तो सर, जैसे कि हम बात आज करने वाले हैं स्किन इश्यूज पे, तो सबसे पहले मैं यही जानना चाहती हूँ, हमारे व्यूअर्स भी शायद यही जानना चाहते हैं कि बारिश का मौसम है और इस मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है किस तरह की हो जाती है, फंगल इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा जो खतरा बढ़ जाता है, तो ऐसा होता क्यों है? सी बेसिकली फंगल इन्फेक्शंस को ग्रो करने के लिए वार्म, मॉइस्ट और ह्यूमिड टेम्परेचर्स की रिक्वायरमेंट रहती है जी। तो समर्स में और रेनफॉल वाले सीजन में, रेनी सीजन में फंगल इन्फेक्शंस ग्रो करते हैं इजीली, बिकॉज उस टाइम पे वार्म, मॉइस्ट टेम्परेचर ज़्यादा होता है, प्लस इन दिनों पे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये एक ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल जाता है, ऑप्टिमम एनवायरनमेंट मिल जाता है फंगस को ग्रो करने के लिए। तो इसीलिए इन्हीं सीजन में ज्यादा कॉमन रहती है ये चीज। अगर हम बात करें कि बॉडी के सबसे ज्यादा किस पार्ट को ये इफेक्ट करता है? सी वैसे तो फंगस जो है बॉडी के किसी भी पार्ट्स में हो सकती है, सपोज स्किन में, हेयर में, नेल्स में, बट मोस्ट कॉमनली ये हमारी स्किन के फोल्ड्स में ज्यादा होती है, सपोज हमारे एक्सिला वाले एरिया में, ग्रॉइन एरियाज में और बटेक्स वाले एरिया में, बिकॉज यहाँ पे पसीना, पानी ज्यादा इकट्ठा रहता है, तो इन्हीं एरियाज में ज्यादा फंगस ग्रो करती है। जैसे आपने बताया ये रीजन कि यहाँ जो हमारे मेन जहाँ पे फोल्डिंग वाली चीजें होती है वहाँ पे ज्यादा रहता है, लेकिन क्या इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जो टॉवल्स होते हैं, अगर मैं एक दूसरे का टॉवल्स भी यूज करें उससे भी कुछ ऐसा असर पड़ता है? बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शन के केसेस में स्पेशली शेयरिंग ऑफ टॉवल्स और क्लोथ्स तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए यूज। सपोज किसी को फंगल इन्फेक्शन है, सपोज उसको एक भी लीजन है फंगस का, और अगले किसी नेक्स्ट पर्सन ने वो टाल, वो क्लोथ यूज किया, तो वो उसको भी हो सकती है। सो हाइजीन मेंटेन करने के लिए भी हम पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि शेयरिंग ऑफ टाल्स एंड शेयरिंग ऑफ क्लोथ्स यूज नहीं करना चाहिए। मतलब अगर किसी को हो रही है ये प्रॉब्लम और किसी दूसरे ने वो यूज कर लिया तो कॉमन हो सकता है कि हाँ वो हो जाएगा। फंगल इन्फेक्शंस कैन इजीली ट्रांसमिट थ्रू दिस, ये शेयरिंग ऑफ टाल्स और क्लोथ्स इजीली ट्रांसमिट होते हैं, तो स्टॉप शेयरिंग द क्लोथ्स। टाइट क्लोथ्स पहनने से भी हो सकता है? बिल्कुल मैम,
टाइट क्लोथिंग और स्पेशली हमारे जो सिंथेटिक फैब्रिक्स होते हैं, नायलिन, पॉलिएस्टर, ये क्या करते हैं, हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो पसीना है, पानी है, ये इसको ट्रैप करके रखते हैं, ये इसको इवेपोरेट नहीं होने देते हैं, एंड ये हमारे हॉट मॉइस्ट कंडीशन क्रिएट करते हैं बॉडी में, एंड हमारी बॉडी को इजिली, हमारी स्किन को इजिली ब्रीथ नहीं करने देते। तो हम पेशेंट को समझाते हैं कि स्पेशली समर्स में लूज कॉटन क्लोथ्स और सिंथेटिक और टाइट अंडरगारमेंट्स और टाइट क्लोथिंग तो मत यूज करें। लेकिन जैसे जो जिम लवर होते हैं, जिम जाते हैं, उनके लिए तो वहां पे वो टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, जिम वाली जो आती है आउटफिट्स उसमें, तो क्या उसके लिए भी थोड़ा सा उन्हें प्रॉपर अपना कुछ चीज का ध्यान रखना पड़ता है कि हमें आके वापस चेंज करना है या कैसे? क्योंकि मुझे ये लगता है कि ज्यादा देर तक अगर उसको पहन के एक्सरसाइज कर रहे हो तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो रहता है। सी जिम मोस्टली फंगल इन्फेक्शन इसलिए भी जिम वाले पेशेंट्स में ज्यादा कॉमन रहती है बिकॉज उनको सिंथेटिक कपड़े पहनने पड़ते हैं। सो अपार्ट फ्रॉम दैट, अब डेली लाइफ में अगर हम ट्राई करें कि लूज कॉटन के क्लोथ्स पहने तो बेनिफिशियल रहेगा। ओके, यस। अच्छा, बच्चों में और एडल्ट्स में अगर हम देखें तो क्या अलग अलग तरह का जो फंगस होता है या कॉमन ही होती है वो चीजें? जो फंगस होती है उसके बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं कॉज करने के लिए, ठीक है। बट बच्चों में क्या है, बच्चों में मोस्ट कॉमनली स्कैल्प जो हमारा हेयर है वहां पे ज्यादा कॉमन होता है बिकॉज बच्चे स्पेशली स्कूल्स गोइंग चिल्ड्रन में ये चीजें बहुत इजीली स्प्रेड हो जाती है। हाँ, फंगस कोई भी बॉडी पार्ट में हो सकती है बट बच्चों के केसेस में ये चीज ज्यादा स्कैल्प में और बड़ों में पूरी बॉडी और नेल्स पे ज्यादा रहती है। ओके, मतलब जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें ध्यान देने की जरूरत है कि अगर बच्चों को स्कैल्प में किसी तरह का पसीना या वो सब रहता है तो ध्यान दें वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, उससे भी मतलब स्वेटिंग होने से भी फंगस हो सकती है। बिल्कुल, जहाँ पे भी स्वेटिंग, ऑयल, जहाँ पे भी ह्यूमिड वार्म टेम्परेचर रहेगा वहां पे इजिली फंगस ग्रो करती है। लेकिन क्या इस मौसम में जैसे हम बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो कई पेरेंट्स हैं, जो मदर्स हैं स्पेशली, वो ऑयलिंग करके प्रॉपर तरीके से भेजती हैं, और इस मौसम में भी क्या सही है वो करना? नहीं, हम पेशेंट्स को मोस्टली एडवाइस करते हैं कि ऑयलिंग तो नहीं करनी चाहिए। ऑयलिंग हमारे बालों के लिए ठीक है बट स्कैल्प में जैसे पूरा रूट तक ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए। तो बिकॉज हमारा जो स्कैल्प है ऑलरेडी सिबेशियस है, ऑलरेडी ऑयली है, तो हम अगर ज्यादा ऑयल देंगे, ऊपर से वार्म टेम्परेचर भी रहेगा बॉडी एनवायरनमेंट का, तो ये एक तरह से ऑप्टिमम कंडीशंस बन जाएगा, बिल्कुल सही कंडीशंस बन जाएगा फंगस को ग्रो करने के लिए। तो ऑयलिंग जरूरी नहीं है, ऑयलिंग तो अवॉइड करना बेटर है। ओके, और इससे आई थिंक डैंड्रफ भी ग्रो करता है। बिल्कुल, फंगस ना सिर्फ हमारी बॉडी पे, स्कैल्प में बहुत तरह से डैंड्रफ के रूप में भी होता है। तो ये एक्चुअल में फंगस डैंड्रफ भी करवाती है, तो ऑयलिंग तो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने बहुत बार कई लोगों को देखा है कि स्पेशली इस मौसम में कि स्वेटिंग होता है बार बार, है ना, और टेम्परेचर भी ह्यूमिड वाला ज्यादा रहता है, तो टेल्कम पाउडर्स या एंटी जो पाउडर्स होते हैं फंगल वाले वो यूज करते हैं, और इतना ज्यादा यूज करते हैं, उसके बाद वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो क्या ये यूज करना सही रहता है? सी, टेल्कम पाउडर्स उसमें कोई एंटी फंगल मेडिकेशंस नहीं होती। टेल्कम पाउडर्स में सिर्फ फ्रेग्रेंस होती है। ओके, टेल्कम पाउडर्स यस हमारे एरिया को, स्किन के एरिया को थोड़ी देर के लिए ड्राई कर देते हैं, दैट्स इट। अदर देन दैट वो कोई बेनिफिशियल, कोई ट्रीटमेंट, कोई क्योर नहीं कर रहे हैं फंगस को। रादर इफ यू वांट टू यूज एनी पाउडर, कोई हमें पाउडर यूज करना, तो डस्टिंग पाउडर्स आते हैं मार्केट में, सपोज जैसे क्लोट्रिमाजोल कैंडिड के नाम से, तो वो आप यूज कर सकते हो। मतलब अगर डॉक्टर रेकमेंड करे तो यूज कर सकते हैं। बिल्कुल, टेल्कम पाउडर्स नहीं यूज करने चाहिए, डस्टिंग पाउडर्स कैन बी यूज। अच्छा, ना सिर्फ इस मौसम में, वो कभी भी नहीं ऐसे यूज करना चाहिए? टेल्कम पाउडर्स का ऐसा कोई हार्म नहीं है, ना कोई यूज है, तो कोई फायदा नहीं यूज करने का। रादर देन यूजिंग, आप डस्टिंग पाउडर यूज करिए, वो आपके फंगल इन्फेक्शन में तो थोड़ा बहुत हेल्प करेगा जरूर। ओके, मतलब लोगों को ये लगता है कि जहाँ स्वेट हो रहा है वहां पे हम पाउडर डालेंगे, वो ड्राई रहेगा एंड देन वो सही रहेगा हमारे लिए। जो हमारे ग्रॉइन वाले एरियाज होते हैं, हमारे अंडर आर्म वाले एरियाज होते हैं, यहाँ पे पसीना और पानी इकट्ठा रहता है, तो ये वाले एरिया को थोड़ा ड्राई रखना जरूरी है, स्पेशली इन मौसम में, समर में, रेनी सीजन में। तो यस, यहाँ पे इन सीजन में बेसिकली जो डस्टिंग पाउडर्स होते हैं वो एंटी फंगल पाउडर्स होते हैं, वो यूज कर सकते हो, वो यूज किया जा सकता है। अच्छा, फंगल इन्फेक्शन और जो हमारा हाइजीन है उनका आपस में बहुत गहरा रिलेशन है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताओ। सी, फंगल इन्फेक्शन का सीधा रिलेशन सफाई से है, हाइजीन से है। जितनी ज्यादा से ज्यादा सफाई रखेंगे हम, उतना ही कम रिस्क रहता है फंगस को ग्रो करने के लिए। जितनी सफाई हम ज्यादा
कम रखेंगे उतनी फंगस ज़्यादा ग्रो होगी। तो हम पेशेंट्स को नॉर्मली एडवाइस करते हैं, जब पेशेंट्स नहा के आते हैं, जब लोग नहा कर आते हैं, वो अपने टाल से ये वाले एरियाज, एक्जिला वाले एरियाज, ग्रॉइन वाले एरियाज को अच्छे से क्लीन करें, ड्राई करें, ताकि वहाँ पे हल्का सा भी पानी या स्वेट इकट्ठा ना हो। ठीक है। अपने अंडरगारमेंट्स को, अपने जो सॉक्स हैं और अपने कपड़ों को डेली चेंज करें, रिपीटेडली वेयरिंग ऑफ सेम अंडरगारमेंट्स और क्लोथ्स ना करें। ठीक है। तो जितनी ज़्यादा सफाई रखेंगे पेशेंट्स, जितनी ज़्यादा सफाई रहेगी इन एरियाज में, उतना ही लेस चांस है फंगस ग्रो होगी। ओके अच्छा, जैसे कि डॉक्टर साहब स्किन पे किस तरह से जो है फंगल इन्फेक्शन होने का, अगर हम सिर्फ फेस एरिया की बात करें तो किस चीज से ज्यादा इफेक्ट होता है? वो किस चीज से इफेक्ट होता है? लाइक मतलब कि अगर आपके फेस पे पिंपल्स हो रखे हैं तो क्या इस मौसम में वो फंगल वाला जो कुछ प्रॉब्लम होता है वो हो सकता है? सिर्फ फंगस की बहुत वैरायटी है। फंगस, एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो, फंगस हमारे स्कैल्प में डैंड्रफ के रूप में भी आ सकती है। ओके ठीक है। फंगस सिमिलर काइंड ऑफ पिक्चर जो हमारी बॉडी पे हो रही है फंगस, वो हमारे फेस पे भी हो सकती है। तो फंगस की बहुत सारी प्रेजेंटेशंस है। फंगस हमारे नेल में हो सकती है, मतलब बॉडी हेड टू टो कहीं भी, फुल बॉडी में कहीं पे भी वो ग्रो कर सकता है। बिल्कुल, वो डिपेंड करता है फंगस कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में। ठीक है। बहुत तरह की इसमें वैरायटी होती है, तो हर तरह की वैरायटी हर किसी अपने स्किन में, हेयर में और नेल में हो सकती है। अगर हम आपके हॉस्पिटल की बात करें तो सबसे ज्यादा किस तरह के फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स आते हैं? मोस्ट कॉमनली हमारे पास जो पेशेंट्स ज्यादा आते हैं वो अडल्ट्स में आते हैं। अडल्ट्स में पेशेंट्स के जो ग्रॉइन एरियाज होते हैं, एक्सिला और बटेक्स के एरिया में, पेशेंट्स यहाँ पे फंगस के जो लीजन्स है, निशान है, वो लेके ज्यादा आते हैं। ओके, ये चीज है। बाकी फंगल आजकल जैसे सपोज डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स में फंगस, जो नेल की फंगस है, वो भी बहुत कॉमन है आजकल। तो अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में किस तरीके से आप ट्रीट करते हो उसमें? लाइक कि जैसे कई लोगों को होता है कि बस हमारे अगर फेस पे चीजें निकल आई हैं तो फटाफट ठीक हो जाए, तो ऐसा कोई ट्रीटमेंट है जो बहुत जल्दी ठीक कर देता है? नहीं मैम, ये इंस्टेंट मैगी नूडल्स वाली बात कर दी आपने। ऐसा नहीं होता, बट हाँ पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस रहती है। वो मेडिकल स्टोर्स पे जाते हैं और वो बोलते हैं कि एक बस ट्यूब दे दो जिससे कि निशान ठीक हो जाए। बट पेशेंट्स को, पब्लिक को ये चीज समझनी चाहिए, इट्स नॉट अबाउट कि वो निशान गायब करना है, इट्स अबाउट ट्रीटिंग योर प्रॉब्लम, ट्रीटिंग योर इन्फेक्शन। ठीक है। अब फंगस के केस में क्या है कि उसका पूरा कोर्स होता है, डिपेंडिंग पेशेंट्स ने क्या क्या मेडिकेशंस यूज किए। तो बेसिक कोर्स फंगल इन्फेक्शन का 3 मंथ्स का तो रहता है। पेशेंट्स के जो निशान है, जो लीजन्स है, वो ठीक होने स्टार्ट हो जाते हैं पहले ही। बट पेशेंट्स को फॉलो पे रहना पड़ता है डॉक्टर के साथ, ताकि वो पूरा कोर्स कंप्लीट हो। तो ये चीज जरूरी है। इनकम्प्लीट कोर्स कैन आल्सो लीड टू रिकरेंस ऑफ फंगल इन्फेक्शन। दोबारा फंगल इन्फेक्शन भी हो सकती है उस चीज। मतलब पेशेंट को ये लगता है कि थोड़ा सा ठीक होने लग गया तो अभी मेडिसिन खत्म कर दो, बंद कर दो, डॉक्टर साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। जनरल अप्रोच है पेशेंट की, बट ये चीज गलत है। पूरा कोर्स करना जरूरी है फंगल इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट में। ओके, तो आपने फंगल इन्फेक्शन के बारे में तो बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है स्टेरॉइड्स का मिसयूज। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि स्टेरॉइड्स जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है ना, और स्पेशली जो जिम लवर्स हैं बहुत ज्यादा इनटेक इसका करते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आजकल जितने भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अलग अलग वेराइटीज ऑफ स्किन ट्रीटमेंट्स बताते हैं, तो आप उससे कितना सहमत हैं? मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में, थोड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि बिना कोई मेडिकल एडवाइस के, बिना कोई सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या स्किन स्पेशलिस्ट के एडवाइस के बिना कुछ भी यूज ना करे। हर पेशेंट की, हर बंदे की अपनी एक स्किन है, अपनी एक रिक्वायरमेंट है। तो बिना कुछ एडवाइस के बिना इसको प्लीज यूज ना करें, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का ट्रेंड है। तो सोशल मीडिया पे हर चीज इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, तो उनके पीछे ना भागें। कुछ भी आपको किसी भी छोटी सी लेके बड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट, कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट, हाँ वो सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और स्किन स्पेशलिस्ट के पास जरूर जाएं। क्या ऐसा भी होता है कि जो हम अपनी तरफ से, जैसे आपने कहा कि बाहर से वो मेडिसिन ले लेते हैं स्किन के लिए भी, किसी भी स्किन इश्यूज के लिए, क्या उसमें हमें कैसे पता लगेगा कि वो स्टेरॉइड बेस्ड हैं या हमारी स्किन के लिए अच्छे नहीं है? वही मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि स्टेरॉइड मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल है, जैसे क्लोबिटासोल हो गया, फ्लूटीवेट, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। और स्टेरॉइड सिर्फ अकेला नहीं मिलता मार्केट में, स्टेरॉइड के साथ एंटी बैक्टीरियल सॉल्ट, एंटी फंगल सॉल्ट्स, वो बेसिकली हमारी स्किन को बहुत हार्म करते हैं।
स्टेरॉइड्स इंडिकेटेड हैं जी। अलग कंडीशंस में। तो बिना किसी की एडवाइस, बिना किसी की राय के बिना ये सब चीजें मत यूज करें। इनके लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत सारे हैं। मतलब एक नॉर्मल पेशेंट जो है या जो कॉमन मैन है उसको तो नहीं पता कि हाँ इसमें स्टेरॉइड्स है, क्योंकि मेडिकल टर्म्स इतनी उसमें हार्ड लिखी होती है, वो समझ ही नहीं आती है। तो उसे स्किन ठीक होने की बजाय और ज्यादा खराब होती चली जाती है। और आपने कहा कि बहुत सारे ऐसी जो टर्म्स आपने बताई हैं मेडिसिन को लेकर, तो क्या मतलब मुझे अभी भी ये चीज है कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये क्रीम हमारी स्किन के लिए बेटर है या नहीं है? देखिए, ऐसा है कि उसके लिए आप अपने स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलिए, तो वो बेटर आपको गाइड कर सकते हैं इस चीज के बारे में। क्योंकि हर एक की स्किन अलग है, किसी की कॉम्बिनेशन है, किसी की ऑयली है। लेकिन मार्केट में जो क्रीम्स वगैरह मिल रही हैं वो तो एक नॉर्मल पीपल के लिए बनाई जाती हैं और वो यूज भी होती हैं बहुत ज्यादा। सिर्फ वही ना, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस ये है, पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि बस हमें ये कोई निशान हुआ, कहीं भी हुआ, और इसके लिए हम मेडिसिन बाय परचेज कर लेते हैं मेडिकल स्टोर्स पे जाके। बट वो गलत है। एक बारी मेरे को लगता है अपने कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाए बिना कोई भी चीज यूज करना सही नहीं है, स्पेशली आजकल के टाइम पे। बिकॉज आजकल बहुत सारे मेडिसिन या कुछ भी क्रीम्स वगैरह बहुत गलत भी आती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि अगर मान लो अब उन्होंने यूज कर लिया है क्रीम, है ना, ट्रीटमेंट वो ले रहे थे अपने आप, उन्होंने यूज कर लिया, लेकिन उनकी स्किन पे बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया, तो क्या वो ठीक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्टेरॉइड्स की बात करें, हमारी मेडिकल टर्म में एक टर्मिनोलॉजी है टॉपिकल स्टेरॉइड डिपेंडेंट फेशिस, TSDF के नाम से बोलते हैं जी। तो इस कंडीशन में बेसिकली होता है क्या है कि पेशेंट्स लॉन्ग टर्म 6 महीने, साल, 2 साल स्टेरॉइड्स लगाते हैं फेस पे अपने गोरा होने के लिए, छाइयों के लिए। तो ये चीज ठीक भी हो सकती है। बस सबसे पहले इसमें जरूरी होता है कि आप स्टेरॉइड बंद करें और अपने डॉक्टर को विजिट करें, तो ये चीज बेनिफिशियल रहेगी पेशेंट्स के लिए। तो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स और फेयरनेस क्रीम्स के पीछे मत भागे बिना कुछ भी। अगर मैं पहले जैसे बताया मैंने, कोई भी आपको कंडीशन लग रही है, सपोज पिंपल भी है, छोटा सा एक्ने भी है, ड्राइनेस भी है, कुछ भी कंडीशन है, आप प्लीज डॉक्टर से जाके मिलिए, अपने स्किन स्पेशलिस्ट को जाके मिलिए। उनकी राय के बिना कुछ भी चीजें यूज करना गलत है। ओके अगर आपने कहा कि लॉन्ग टर्म वो यूज कर रहा है, वो इजीली ठीक हो सकता है, कितने टाइम पीरियड में वो ठीक होना शुरू हो जाता है? क्योंकि हर एक की तो कंडीशन अलग अलग है। मैम सी इट डिपेंड्स आल्सो। अब इट डिपेंड्स कि पेशेंट वो चीज कितने देर के लिए यूज कर रहा है। तो सबसे पहले ये एक तरह का एडिक्शन है। टॉपिकल जो स्टेरॉइड्स, मतलब जो लगाने वाली जो स्टेरॉइड मेडिकेशन होती है, ये एक तरह का एडिक्शन है। हम हमारी मेडिकल लैंग्वेज में इसको मीठा जहर भी बोलते हैं। बिकॉज इस चीज में ये है कि जितना पेशेंट जितने दिन लगाएगा, सपोज उसने महीना लगाई जी, महीने में उसका जरूर देखो कुछ ना कुछ रिजल्ट तो लेके आएगा स्टेरॉइड, ठीक है। बट जैसे ही वो उसको छोड़ेगा, दो दिन, 5 दिन, 10 दिन छोड़ेगा, वो डबल, ट्रिपल, 4 गुना, 5 गुना नुकसान करके छोड़ेगा उस चीज को। तो इट डिपेंड कि पेशेंट वो चीज कितने देर तक लगा रहा है, फिर उसके अकॉर्डिंगली हर पेशेंट का जो मैनेजमेंट है, जो ट्रीटमेंट है, वो फिर डिपेंड करता है। अच्छा, ओवर द मेडिकेशन की बात कर रहे हैं हम, तो क्या कोई ऐसी क्रीम है जो गोरा कर देती है? ये बहुत सारी मेडिसिन है गोरा करने वाली, बहुत सारी मार्केट में मिलती है आजकल। क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो ये जानना ही चाहेंगे कि कई सब लोगों को शौक होता है कि हमें गोरा होना है, लेकिन जिनका जो रंग एक नॉर्मल जो रंग है ही है ना, गॉड ने जो दिया है, गोरा है या काला है, तो कुछ ऐसा सब लोग सोचते हैं कि हमें कोई ऐसी क्रीम मिल जाए जिससे हम फटाफट गोरे हो जाए। तो ऐसी क्या वाकई में कोई ऐसा जादू है? देखिए, ऐसा कोई जादू नहीं है। ये चीज सिर्फ ये है कि जो स्किन कलर है वो हमारा जेनेटिक होता है, बिल्कुल वो ही रहेगा, गोरा नहीं होगा कोई पेशेंट, ठीक है। हाँ, ये वाली जो क्रीम्स रहती है थोड़ी देर में जरूर थोड़ा स्किन लाइट कर देती हैं, बट ये लॉन्ग टर्म जो कॉम्प्लिकेशंस करती हैं पेशेंट्स को, वो चीज भी समझनी चाहिए। तो यही एडवाइस रहेगी पेशेंट के लिए कि गोरा होने या फेयर होने के लिए मत भागे। हाँ, जो भी आपको कंडीशन है, सपोज ग्लो चाहिए, टेक्सचर चाहिए इम्प्रूवमेंट, किसी तरह का पिंपल इम्प्रूवमेंट, स्कार्स, रिंकल, जो भी है, उस कंडीशन वो चीजें ट्रीटेबल है, मैनेज हो सकती हैं। आपने वो चीजें करवानी है, वो चीजें जरूर करवा सकते हैं आप डॉक्टर से मिलके, बिना, हाँ बिल्कुल, आजकल स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलके ही आप वो चीजें फॉलो कर सकते हैं। मतलब अपनी स्किन को आप बेटर कर सकते हो, ग्लो करने के लिए उसमें आप अपने अलग अलग ट्रीटमेंट्स ले सकते हो, लेकिन जो रंग ऊपर वाले ने दिया है वो तो वही रहने वाला है। हाँ,
नेचर के साथ खिलवाड़ करना गलत होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो सही बात वो है। चीज के पीछे ना भागे। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मैं बात करने वाली हूँ मेलाज़्मा के बारे में। तो बहुत सारे मेरे ख्याल से आई थिंक 70-80% लोगों को ये होता भी है, स्पेशली जो बहुत ज्यादा ऐसे रूरल एरियाज में रहती हैं लेडीज, वो अपनी स्किन की केयर अच्छे से नहीं कर पाती हैं। लेकिन सबसे पहले फिर हम उनके लिए यही जानना चाहते हैं मेलाज़्मा क्या होता है और इसके रीजंस क्या हैं होने के। मेलाज़्मा को हम लेमन लैंग्वेज में छाइयाँ भी बोलते हैं। मेलाज़्मा है क्या चीज? मेलाज़्मा एक स्किन की कंडीशन है जी, जिसमें कि हमारे जो कलर प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं उनकी हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। वो तेजी से काम करना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे कि मेलानिन ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे स्किन पे फिर तभी हम नोट करते हैं डार्क ब्राउन ब्लैक कलर के पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। ये मोस्ट कॉमनली फीमेल्स में कॉमन है। रिप्रोडक्टिव एज में सपोज 20 से लेकर 40 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में ये बहुत कॉमन है। प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, एंड स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनकी एक्टिविटी आउटडोर रहती है, जो ज्यादा सन एक्सपोजर से प्रोलॉन्ग्ड है, जो प्रोलॉन्ग सन एक्सपोजर में है, तो उन लोगों में स्पेशली ये ज्यादा कॉमन है। ओके, तो इसको अगर हम ट्रीट करना चाहें तो क्या ट्रीटमेंट देते हैं आप? मेलाज़्मा के केसेस में सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेलाज़्मा एकदम से नहीं होता। मेलाज़्मा 6 मंथ्स 1 ईयर 2 ईयर बहुत आराम से पैदा होता है मेलाज़्मा, और इसको ट्रीटमेंट भी इसका स्लो एंड स्लो होता है। तो इसमें कुछ लगाने के मेडिकेशंस होती हैं, कुछ खाने की मेडिकेशन होती है। हाँ, कुछ प्रोसीजर्स भी होते हैं जैसे कि पील्स, लेजर्स वगैरह, माइक्रोनीडलिंग एक्सेट्रा। बट हाँ, सबसे पहले इसमें पेशेंट की जो सपोज पेशेंट का हार्मोनल इम्बैलेंस है जी, तो वो चीज़ें भी करेक्ट होना ज़रूरी है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी अगर हो, सपोज विटामिन B12 की, फेरेटिन की, आयरन की, अगर उसकी कमी भी हो, तो उन चीज़ों से भी मेलाज़्मा होता है। अगर पेशेंट का स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो उन चीज़ों से मेलाज़्मा बहुत ज़्यादा होता है। अगर पेशेंट की स्लीप डिस्टर्ब है, अगर हमने ज़रूर देखा होगा कि अंडर आइज पेशेंट की डार्कनेस होनी स्टार्ट हो जाती है, तो अगर स्लीप डिस्टर्ब है तो वो चीज़ें पहले करेक्ट करनी ज़रूरी है। तो वही मैं समझा रहा था कि सिर्फ ट्रीटमेंट के पीछे मत भागे, प्रिवेंशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी कंडीशन, फॉर एवरी स्किन कंडीशन, क्योंकि ये चीज़ें बिल्कुल हिडन रहती हैं। डाइट, स्लीप, स्ट्रेस एंड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये चीजें बहुत साइलेंटली रहती हैं, बड़े साइलेंटली आपको बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो ये चीजें भी करेक्ट होना उतनी ही जरूरी है, क्योंकि ये चीजें भी फिर मेडिकेशंस को, लगाने वाली मेडिकेशंस को और खाने वाली मेडिकेशंस को कॉम्प्लीमेंट करेंगी। ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स भी फिर अच्छा इंप्रूव होगा धीरे धीरे, मतलब बिल्कुल। अच्छा, क्या इसके टाइप्स भी होते हैं? क्योंकि मैंने बहुत सारी ऐसी लेडीज देखी हैं जिनके कई बार तो बहुत डार्क होता है मेलाज़्मा, बहुत कई बार लाइट होता है, तो अलग अलग तरीके से होता है, या मतलब कि डार्क टू लाइट होना शुरू हो जाता है वो धीरे धीरे? मेलाज़्मा के केसेस में ऐसा रहता है कि पहले तो जानना जरूरी होता है कि मेलाज़्मा है कितने टाइम से पेशेंट को। ठीक है, एंड इसके ऊपर पेशेंट ने क्या क्या चीजें यूज की हैं। अभी जैसे हम बात कर रहे थे स्टेरॉइड्स के बारे में, तो अगर हम पेशेंट पहले से स्टेरॉइड्स वाली क्रीम या फेयरनेस क्रीम यूज कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, मेलाज़्मा का जो ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स है और ज्यादा लेट हो जाता है, और ज्यादा रेजिस्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें भी जरूरी है। हाँ, धीरे धीरे हर ट्रीटमेंट के बाद पेशेंट को ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। ये मेलाज़्मा का जो ट्रीटमेंट है, एकदम से हम कुछ लगाना स्टार्ट कर दें, खाना स्टार्ट कर दें, गायब नहीं होगा। और मेलाज़्मा कंप्लीटली भी नहीं जाता। हाँ, 90 to 95% ठीक हो जाता है, बट इट कैन रीअकर ऑल्सो। तो डिपेंड करता है कि पेशेंट की हिस्ट्री कब से है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर आपकी स्लीप पैटर्न सही नहीं है, डाइट सही नहीं है ना, कॉमन फैक्टर्स जो आपने बताए हैं, तो क्या इससे जो डार्क सर्कल्स होते हैं वो मेलाज़्मा के अंडर ही आते हैं? बिल्कुल, उसको हम पेरी ऑर्बिटल मेलाज़्मा भी बोलते हैं। तो एक तरह का मेलाज़्मा की ही वैरायटी है ये। अच्छा, डार्क सर्कल्स भी मेलाज़्मा की वैरायटी है? बिल्कुल बिल्कुल जी, तो मेलाज़्मा का ही टाइप है। तो अगर किसी के बहुत ज्यादा हैं डार्क सर्कल्स, वो ट्रीटेबल है? बिल्कुल ट्रीटेबल है, बट सबसे पहले यही चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। हमारे जो कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, जैसे डाइट, स्लीप, स्ट्रेस हो गया, इवन की हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, अगर इन ये चीजें सही रहेंगी तो फिर ही ट्रीटमेंट कॉम्प्लीमेंट हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब कि अगर आप जो डार्क सर्कल्स हैं वो भी मेलाज्मा के अंडर ही काउंट होता है। बिल्कुल मैम। वो भी उसी का ही एक पार्ट है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कई जैसे सोशल मीडिया पे हम बात कर रहे थे पहले भी, कि उसमें भी वो कहते हैं कि डार्क सर्कल्स के लिए आप ये क्रीम लगाइए या ये होम रेमेडीज कीजिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता था कि ये मेलाज्मा के अंडर ही आता है। नहीं मैम, एक्चुअली होम रेमेडीज भी बहुत सारी तरह की हैं जी। होम रेमेडीज बेसिकली हमारी स्किन को ड्राई ज्यादा कर देती है, हमारी स्किन को इरिटेट करती है, हमारी स्किन को ज्यादा सेंसिटिव बना देती है। तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि होम रेमेडीज मतलब हर किसी की स्किन पे सूट भी नहीं करती। हर पेशेंट की, हर पब्लिक बंदे की स्किन डिफरेंट है। तो बिना कोई राय लिए ये सब चीजें यूज करना गलत है। आजकल वैसे भी हर चीज इजिली अवेलेबल है, तो प्लीज इन चीजों के पीछे ना भागे। प्रॉब्लम को जाने और उसका सही तरह से एडवाइस लेने के बाद ही कुछ ट्रीट करें और आगे बढ़े। जी जी। क्या मेलाज्मा पेशेंट्स के लिए भी बहुत जरूरी होता है सनस्क्रीन लगाना? बिल्कुल मैम, सनस्क्रीन आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सनस्क्रीन आप यूज कर रहे हो, बेसिकली उसका जो इफेक्ट है वो 2 to 3 आवर्स तक रहता है। हाँ, कंपनी जरूर बोलते हैं कि इट कैन लास्ट लॉन्गर, बट हम पेशेंट्स को नॉर्मली एडवाइस करते हैं कि स्पेशली ड्यूरिंग डे आवर्स तो पेशेंट को 3 टाइम सनस्क्रीन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, SPF के पीछे ना भागे कि ऐसे मत सोचे कि अगर हम 70 का SPF लगाएंगे, 100 SPF के सनस्क्रीन लगाएंगे तो हमें ज्यादा फर्क पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा। हमारी इंडियन स्किन के लिए 30 SPF इज सफिशिएंट। अगर वो भी हम प्रॉपरली यूज करें, 3 आवर्स एप्लीकेशन अगर दिन में लगाएं तो वो एक अच्छा रहेगा, मिलाज्मा को आगे होने से बचाएगा, रोकेगा। बिल्कुल ठीक है। अगर हम मिलाज्मा की बात करें, परमानेंट जो ट्रीटमेंट है कि एक बार अगर मेरे को हुआ है, मैंने ट्रीटमेंट लिया, क्या वो दोबारा हो सकता है या ट्रीटमेंट लेने से बिल्कुल खत्म हो जाएगा? नहीं मैम, मिलाज्मा हर चीज, हमारी स्किन हर चीज में मेंटेनेंस होती है, हमारी स्किन भी मेंटेनेंस मांगती है। और मिलाज्मा की ऐसी कंडीशंस है कि ये दोबारा रीकर हो सकती है। सपोज एक बार आपने ट्रीटमेंट लिया, आपको लगा कि आपका 90 to 95% जो निशान है मिलाज्मा के जाइयों के वो चले गए, बट उसके बाद भी आपको अपनी स्किन का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने अपने निशान ठीक कर लिए और अब मस्ती में पूरा सन एक्सपोजर प्रोलॉन्ग कर रहे हैं और या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस कर रहे हैं, ये सब डाइट्स जो भी फैक्टर्स हैं उनको इग्नोर कर रहे हैं। तो हर चीज की मेंटेनेंस होती है, अपनी स्किन के ऊपर ध्यान देना भी बहुत जरूरी है। तो मिलाज्मा कैन रिअकर एनी टाइम आल्सो। हाँ, इट्स जस्ट दैट कि वो थोड़ा मेंटेनेंस में चीजें चलती हैं। मतलब अपनी स्किन के लिए अगर कोई भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, हमें उसका रेगुलर जो है प्रॉपर ध्यान रखना पड़ेगा। मिलाज्मा एक क्रॉनिक कंडीशन है, एक बार ही ठीक होने के बाद वो दोबारा भी हो सकती है। यस, इट्स ट्रीटेबल। यस, मतलब ट्रीटेबल है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से अपने स्किन का रूटीन जो है आप प्रॉपर करते हो तो वो दोबारा होने के चांसेस कम रहते हैं। हो सकता है लेकिन कम हो जाएंगे। बिल्कुल। ओके। प्रिवेंशन की अगर हम बात करें तो आपने यही बताया है कि वही अपनी जितनी भी आप रूटीन यूज कर रहे हैं उसका पूरा ध्यान करें, लेकिन यहाँ आप हमारे व्यूअर्स के लिए ये क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह का जो रूटीन है हमारी स्किन के लिए बेटर रहता है? सबसे पहले मिलाज्मा के केस में सन एक्सपोजर, जैसे मैंने बात की, सनस्क्रीन की डेली एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ सनस्क्रीन मार्केट में आते हैं वो कॉमेडोजेनिक होती है, मतलब कि एक्ने करवाने वाले होते हैं, तो नॉन कॉमेडोजेनिक भी आते हैं, बट प्रॉपर यूज ऑफ सनस्क्रीन बहुत जरूरी है। डेली एटलीस्ट 3 टाइम्स डे आवर्स में सनस्क्रीन लगाना बहुत जरूरी है। अगर किसी को PCOD है या फिर कोई डायबिटिक या थायराइड पेशेंट्स है, वो चीजों की करेक्शन बहुत जरूरी है। हार्मोनल इम्बैलेंस की करेक्शन बहुत जरूरी है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की साइड बात करें, अगर विटामिन B12, फेरेटिन, आयरन के लेवल्स कम है तो वो चीजें को भी बैलेंस करना जरूरी है। ठीक है। और डाइट, स्लीप, स्ट्रेस तो रहे ही, उन चीजों को इम्प्रूवमेंट करना बहुत जरूरी है। क्या ये सिर्फ फीमेल्स के लिए है या मेल्स के लिए भी है? नहीं जी, हाँ, मोस्ट कॉमन फीमेल्स के लिए है। फीमेल्स में मोस्ट कॉमन मिलाज्मा होता है, बट मेल्स में भी उतना ही आजकल इंसिडेंट है। मेल्स में भी बहुत कॉमन हो गया है मिलाज्मा भी। बिल्कुल। और फंगल इन्फेक्शन भी मेल्स को भी हो सकता है वो तो? बिल्कुल, फंगल इन्फेक्शंस मेल्स में, फीमेल्स में, बच्चों में, हर किसी को हो सकता है। हर किसी को हो सकता है। नहीं, जैसे कि आजकल देखा जाता है बॉयज जो है ज्यादा ट्रीटमेंट्स लेते हैं स्किन का, तो ज्यादा ध्यान रखते हैं कि हमारी स्किन ज्यादा ग्लो करे। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। हाँ, हर बंदा अपने स्किन के लिए ज्यादा ध्यान देता है। हाँ, बट वो उनकी सोच भी, पेशेंट्स की सोच भी ये रहती है कि हम पहले इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे चेक कर लें, हम वो डायरेक्टली चीजें अप्लाई करें। बट वही बात है कि हर किसी का ट्रीटमेंट अलग है, हर किसी की स्किन टाइप अलग है, तो बिना कोई एडवाइस के, बिना कुछ प्रिस्क्रिप्शन के बिना
ये चीज़ें यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा। जैसे डॉक्टर साहब पहले होता था ना कि बहुत कॉमन डॉक्टर्स होते थे कि हार्ट का प्रॉब्लम है तो हार्ट वाले डॉक्टर के पास चले गए, है ना, कोई आपको और कोई दिक्कत आ रही है, खांसी जुकाम हो गया तो आप एक फिजिशियन के पास चले गए। लेकिन आजकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं उनके पास भी हम पेशेंट जो है वो जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता लग गया कि हमारी स्किन जो इश्यूज हैं वो डॉक्टर साहब के पास जाके ही ठीक होने हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि अब जो ट्रीटमेंट्स डॉक्टर आपकी तरफ से दिए जाते हैं पेशेंट्स को, वो कितनी देर तक चलता है वो जो ट्रीटमेंट है आपकी तरफ से जो दिए जा रहे हैं? क्योंकि आपने कहा अकॉर्डिंग टू पेशेंट है, लेकिन कई बार पेशेंट एकदम वो हो जाता है कि नहीं अब मेरे को वो ट्रीटमेंट लेना ही नहीं है। ऐसा भी आपने देखा होगा, आपके पास पेशेंट्स भी आते होंगे इस तरह के। बिल्कुल। सी मैम, पहली बात तो जैसे कि आपने बात करी कि स्पेशलिटीज बहुत है, हमारी स्किन में भी स्पेशलिटी ऑटोमेटिक क्रिएट हो चुकी है। एक्चुअल में जो डर्मेटोलॉजी की डिग्री है वो MD, DNB या DVND है, डिप्लोमास है। इसके अलावा कोई एक्चुअल में डिग्री नहीं है डर्मेटोलॉजिस्ट की। अगर हम बात करें कॉस्मेटोलॉजी की भी, कोई ऐसे सर्टिफाइड नहीं है कोई चीज़ कॉस्मेटोलॉजी। हमारी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में कोई भी ऐसी ब्रांच नहीं है कॉस्मेटोलॉजी की भी। हाँ, जैसे अब आपने बोला कि स्किन की जो ट्रीटमेंट है वो लॉन्ग चलती है। बिल्कुल, स्किन का कोई भी ट्रीटमेंट है मोस्टली वो लॉन्ग टर्म चलती है। बट हाँ, एक बार ही पेशेंट को ट्रीट करने के बाद हम उस चीज़ को, हम मेडिसिन को मेंटेनेंस पे रख देते हैं ताकि वो चीज़ रियकर ना हो। अच्छा, अगर हमें बंद भी करने पड़ी मेडिकेशन तो हम वो स्लोली बंद करते हैं। ऐसा नहीं करते कि आज सपोज मैंने मेडिसिन खाई और मैंने कल बंद कर दी, मुझे रिलाम, ऐसा नहीं होता। हम पेशेंट वो जो मेडिकेशन है वो स्लोली बंद करते हैं ताकि वो चीज दोबारा रिएक्ट। आप मेडिकेशन की बात कर रहे हो तो क्या ऐसा भी होता है जैसे मान लो कोई डायबिटिक पेशेंट है, फीमेल है, उसको मेलाज्मा है या कोई स्किन इश्यूज हैं, तो वो साथ साथ मेडिसिन वो उसकी चल सकती है? सी, ऐसा होता है मोस्टली वो चेक करना पड़ता है कि कौन सी मेडिकेशन, जैसे सपोज डायबिटिक की बात करी आपने, डायबिटिक या फिर कोई पेन किलर्स अगर पेशेंट्स ले रहा है, मोस्टली पेन किलर्स या फिर एंटी एंजाइटी ड्रग्स भी मिलाज्मा को बढ़ाती हैं। वो एक बार ही चेक करना पड़ता है कि मिलाज्मा की अगर जो कोई खाने वाली मेडिकेशन चल रही है और जो डायबिटिक की मेडिकेशन चल रही है वो क्रॉस चेक ना हो, तो उस कंडीशन में दोनों वो कंसल्टेंट्स की, फिजिशियंस की राय लेना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि प्रॉपर तरीके से वो आप कंसल्ट करके देन फिर आगे वो मेडिसिन पेशेंट को दी जाती है। आजकल ये भी देखा जाता है कि जितने भी सैलून्स हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, ये लोग भी स्किन ट्रीटमेंट्स देते हैं। क्या वहां से स्किन ट्रीटमेंट्स लेना सही है? जी, मैं नहीं रेकमेंड करता ये चीज, बिकॉज मैं हमेशा चाहूंगा कि पेशेंट को अगर सपोज एक्ने भी निकला है, अगर ड्राइनेस भी है, पेशेंट ने कुछ भी छोटा से छोटा ट्रीटमेंट करवाना है, वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास ही जाए। जैसे कि मैंने बताई डिग्रीज, डिप्लोमास, MD या फिर DNBs, इनके ये सर्टिफाइड डिग्रीज हैं डर्मेटोलॉजिस्ट की, इनके साथ ही जाए। सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट नाम लिखे, किसने नाम लिखा है तो उनके पीछे मत भागे। मैंने बहुत सारे सैलून्स में देखा है कि बहुत सारे सैलून्स में लोग डर्मेटोलॉजी का बैज लगा के बैठते हैं। बिल्कुल। बट अगर उनसे पूछो कि आपकी डिग्री, आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ से है, फिर उनके पास डोंट हैव एनी आंसर, दे जस्ट से कि हम कॉस्मेटोलॉजिस्ट है। एक्चुअल में कॉस्मेटोलॉजी नाम की वो चीज नहीं है। इंडियन मेडिकल बोर्ड जो, क्योंकि ये बताना बहुत जरूरी है हमारे आजकल के जितने भी व्यूअर्स हैं जो अपनी स्किन से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि बहुत सैलून्स ऐसे वो इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट के पास पेशेंट जाते ही नहीं है। सी, ऐसा है, इंडिया में हर चीज बिकती है जो ऑनलाइन में है। मार्केटिंग भी अनलिमिटेड नंबर की होती है। तो बोर्ड सर्टिफाइड डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाएं, कोई कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, कोई सैलून्स के पास ना जाएं इन चीज़ों के लिए। मैं तो यही रिकमेंड करूंगा पेशेंट्स को। बिल्कुल है, आपने बहुत अच्छी बातें जो है आज हमें बताई हैं। आई थिंक हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको काफ़ी चीज़ों का पता चला होगा। अब एक लास्ट जो मैसेज है वो हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी तरफ से क्या है? मेरी तरफ से पेशेंट्स के लिए, पब्लिक के लिए यही मैसेज रहेगा कि अपनी स्किन का ध्यान रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा भी है स्किन कंसर्न होना ज़रूरी नहीं है। आज की डेट में हर तरह का स्किन का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। बट हाँ, उससे पहले अपने डॉक्टर, अपने स्पेशलिस्ट को दिखाए बिना ट्रीटमेंट ना लें, क्योंकि हर चीज़ का सोल्यूशन है स्किन के लिए। अगर हम सोल्यूशन को सॉल्व करने के तरीके ढूंढेंगे तो वो ज़रूर सॉल्व होंगे। अगर हम शॉर्टकट की तरफ भागेंगे कि सपोज हमने मेडिकल स्टोर से ले ली, ठीक है, या फिर हमने ऑनलाइन कोई रेटिनॉल ले लिया, कोई कुछ भी चीज़ खरीद ली,
बिना किसी एडवाइस के बिना, तो वो गलत है, वो लॉन्ग टर्म आपको जरूर हार्म करेगा और वो एक अच्छी हैबिट भी नहीं है। बिल्कुल है। तो यही चीज है, अपनी स्किन का जरूर ध्यान रखें। बिल्कुल। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हमें जो है गाइड किया, हमारे व्यूअर्स को गाइड किया। थैंक यू सो मच। वेलकम। तो ये थे मेरे साथ डॉक्टर शलभ सिंगला, और ये जो हैं डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, आदमपुर में सिटी स्किन केयर हॉस्पिटल के नाम से इनका हॉस्पिटल चलता है। तो इन्होंने आई होप कि जितनी भी बातें आज बताई हैं आपकी स्किन को लेकर, तो आपको ये एपिसोड जो है पसंद ज़रूर आया होगा। यहाँ मैं आपसे बस एक यही बात कहना चाहूँगी कि जो हमारी स्किन है वो सिर्फ ब्यूटी का नहीं बल्कि हमारी हेल्थ का भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो इससे आप इधर उधर की क्रीम्स लगाकर खराब मत कीजिए, एक सही डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाकर अपने स्किन का जो है ट्रीटमेंट लें। तो इस तरह की और भी हेल्दी और इन्फॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन मैं आपके लिए जो है वो लेकर आती रहूंगी। ऐसे पॉडकास्ट आगे भी चलते रहेंगे, तो अगले पॉडकास्ट के लिए ज़रूर वेट कीजिएगा और इस पॉडकास्ट को मैक्सिमम लोगों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस पॉडकास्ट के माध्यम से किसी की स्किन जो है वो बेटर हो सके। थैंक यू सो मच। नमस्कार।